दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको देख लीजिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स का लगभग 8 से 10 महीनों का जो यूपीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या जो अन्य एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जा रहा है। तो आप पिछले दो वीडियो जा कर के देख लीजिए और इसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसकी पीडीएफ जिसको चाहिए वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। थर्ड सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया। तो इसमें हम जान लेते हैं किसके द्वारा जारी किया गया। तो नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन व संयुक्त राष्ट्र संघ जो इंडिया की क्षेत्रीय इकाई है वो इन तीन लोगों के संयुक्त प्रयास से ये डैशबोर्ड जारी किया गया, जिसे थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स व डैशबोर्ड 2020-21 के नाम से जाना गया। इसमें 115 संकेतक का प्रयोग इंडिकेटर्स का प्रयोग किया गया है, जिसमें 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लक्ष्य बना करके इसको तैयार किया गया और इसमें 70 यानी 70 उपलक्ष्यों को शामिल किया गया है। इसमें जो कैटेगरी रखी गई हैं एस्पायरेंट, परफार्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। तो एस्पायरेंट का मतलब जिनका स्कोर 0 से लेके 49 के बीच है वो एस्पायरेंट के अंतर्गत आएंगे। परफार्मर में 50 से लेकर 64 के बीच, फ्रंट रनर के अंतर्गत 65 से लेकर 99 और अचीवर का मतलब हुआ जो स्कोर 100 प्राप्त करेंगे उनको अचीवर का दर्जा दिया जाएगा। अब बात आती है कि इसमें भारत का टोटल स्कोर कितना रहा। तो भारत का टोटल स्कोर इसमें 66 रहा है, 66 रहा है, जबकि 2019 में भारत का स्कोर 60 था। यानी इस बार भारत ने क्या किया है, इसमें वृद्धि की है, 6 अंकों की वृद्धि की है। इसमें प्रथम स्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत जो प्रथम स्थान मिला वो केरल का है, जिसके द्वारा 75 यानी अंक प्राप्त किए गए। दूसरे स्थान पे दो राज्य हैं, एक हिमाचल प्रदेश है, एक तमिलनाडु है। तो पहले स्थान पे केरल है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु है और चौथे स्थान पे 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। इनको संयुक्त रूप से क्या किया गया, चौथे स्थान पे रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश हुआ, तमिलनाडु है। तो इसको मानचित्र से भी कुछ दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ का ये हिमाचल प्रदेश और यहाँ का ये तमिलनाडु, यानी ये सेकंड स्थान पे हैं, फर्स्ट स्थान पे केरल है तो याद ही रहेगा। और उसके बाद फिर आपका चौथे स्थान पर 4 राज्यों को रखा गया, संयुक्त रूप से चौथा प्राप्त हुआ है। तो इनमें 4 कौन कौन है, इधर गोवा और इधर आपका कौन हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा और गोवा के साथ एक कर्नाटक हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश यानी कर्नाटक, गोवा और आपका उत्तर भारत का जो एक हिमालयी जो राज्य है जिसको किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड। तो ये हो गए, यानी आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, इनको संयुक्त रूप से चौथे स्थान पे रखा गया है। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो डैशबोर्ड 2020-21 में जारी किया गया, शीर्ष 5 में कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल। तो हमने आपको बता ही दिया, नंबर 1 पे केरल हो गया, नंबर 2 पे 2 हैं, हिमाचल प्रदेश हुआ, तमिलनाडु है और नंबर जो चौथे स्थान पे रखा गया 4 राज्य हैं, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, गोवा है और आंध्र प्रदेश है। मानचित्र से ध्यान रखिए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। 8वें स्थान पे सिक्किम को दर्जा दिया गया और 9वें स्थान पे महाराष्ट्र को इसमें रखा गया है। यानी
10 के अंतर्गत राज्यों को देखा जाए तो नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे 2 राज्य हैं। कौन कौन? तो आपको याद हो गया होगा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। नंबर 4 पे यानी 4 राज्य हैं, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और 8वें नंबर पे कौन है? फिर यानी उत्तर में चले जाइए, सिक्किम। और 8 के बाद 9वें स्थान पे महाराष्ट्र है। तो ये टॉप 10 यानी क्या हो गई? रैंक हो गई। अब इसकी बात करते हैं कि अपना यूपी, उत्तर प्रदेश को किस में रखा गया? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको 22वां स्थान प्राप्त हुआ है और परफॉर्मर के अंतर्गत ये रखा गया क्योंकि इसका क्या 60 इसका अंक प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, इनका भी 60 रहा है। तो अन्य क्वेश्चन बन सकता कि यूपी के साथ परफॉर्मर का दर्जा और किसने प्राप्त किया? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और राजस्थान को भी परफॉर्मर में रखा गया है। संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश की 22वीं रैंक प्राप्त हुई है। आगे आइए, यूटीज़ की कैटेगरी में बात करें तो नंबर 1 पे चंडीगढ़, नंबर 2 पे दिल्ली व पुडुचेरी, लक्षद्वीप। यानी कि नंबर 1 पे चंडीगढ़, नंबर 2 पे दिल्ली, नंबर 3 पे पुडुचेरी, नंबर 4 पे, यानी ये आपका 2 पे 3 हैं। नंबर 1 पे चंडीगढ़ हो गया और 2 पे 3 यूटीज को रखा गया, दिल्ली, उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप। उसके बाद इसमें 5वीं जो रैंक प्राप्त हुई है वो अंडमान निकोबार की प्राप्त हुई है। बाकी आप इसको ध्यान नहीं भी रख सकते हैं, तब भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टॉप 5 ही पूछेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में न्यूज थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका व भारत के द्वारा एक समझौता किया गया, एक डायलॉग स्थापित किया गया है जो क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता? तो CAFMD के नाम से जाना जाता। तो इसका कब शुभारंभ किया गया? तो 13 सितंबर 2021 को। तो क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग 13 सितंबर 2021 को भारत व USA के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा व जलवायु परिवर्तन के लिए स्थापित किया गया। अगला फिर से इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। इसी को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के नाम से जाना जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, यूनाइटेड नेशंस यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है और ये 10वां संस्करण था। 6 कारक के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इस बार इसमें 146 देशों को शामिल किया गया है। अब शीर्ष देशों की बात करें तो लगातार 5वीं बार इसमें कौन बाजी मारा है? फिनलैंड लगातार 5वीं बार शीर्ष 1 रैंक पे रहा है। दूसरे स्थान पे डा से ख़त्म हो रहा तो ये डेनमार्क, और तीसरे नंबर पे आइसलैंड रहा है, और चौथे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, और 5वें नंबर पे नीदरलैंड। यानी कुल मिलाकर के इसमें जो ये टॉप शीर्ष के जो यूटीज रहे हैं, देश रहे हैं, वो देख लीजिए। नंबर 1 पे फिनलैंड, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे आइसलैंड, नंबर 4 पे स्विट्ज़रलैंड, नंबर 5 पे कौन? नीदरलैंड रहा है। नीदरलैंड रहा। बात आती है भारत की रैंक कितनी प्राप्त हुई है? तो भारत 136वीं यानी 136वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। इसके पहले 2021 में भारत की जो रैंक थी वो 139 थी और इसमें भारत का जो 136 रैंक प्राप्त हुई, स्कोर कितना रहा है? तो 3.777 ये इंडेक्स में भारत का यानी स्थान रहा है। अब इसमें बात आती है यानी 6 कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेज, उसके बाद उदारता, जनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। अगला सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी कर दिया गया 2021 की। इसमें अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हथियार निर्यातक शीर्ष देश कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा जो हथियार निर्यात किए हैं वो कौन? 2021 में अमेरिका नंबर 1 पे रहा, उसके बाद रशिया नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पे, चाइना
नंबर 4 पे, उसके बाद जर्मनी यानी पाँचवें स्थान पे रहा है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हथियार निर्यातक मतलब जो दूसरे देशों को हथियार बेचे हैं उनमें नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे फ्रांस, नंबर 4 पे चीन और नंबर 5वें पे जर्मनी रहा है। आयात सबसे ज़्यादा हथियार कौन किया? तो विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार भारत ने आयात किया है। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब ने आयात किया और तीसरे नंबर पे मिस्र ने किया, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें नंबर पे चीन के द्वारा हथियार का आयात किया गया है। तो आयातक देश में पूछा जाए तो नंबर 1 पे कौन है? इंडिया। नंबर 2 पे कौन है? सऊदी अरब। नंबर 3 पे मिस्र है। नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5 पे चाइना रहे हैं। रूस हथियार का यानी भारत के संदर्भ में पूछा जाए सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई भारत को किसने किया है? तो 46% की सप्लाई अकेले रशिया के द्वारा भारत को हथियारों की गई है। दूसरे नंबर पे फ्रांस ने कितने परसेंट? 27% फ्रांस हथियार भारत को सप्लाई करता है, आयात किया है। अमेरिका के द्वारा 12% यानी सप्लाई करता जो भारत के रहे हथियारों के संदर्भ में। तो नंबर 1 पे कौन? नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 1 पे रशिया और नंबर 2 पे कौन रहा? फ्रांस और नंबर 3 पे अमेरिका का तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 पे रशिया, नंबर 2 पे फ्रांस और नंबर 3 पे अमेरिका रहा है। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो भारत ने जो विश्व के अन्य देशों को हथियार निर्यात किया है उसका कितना? तो विश्व के टोटल हथियार निर्यात का 0.2% रहा है, जो 23वें स्थान पे भारत को यानी रखता है। भारत से हथियार कौन कौन प्राप्त करते हैं? तो म्यांमार सबसे ज़्यादा, नंबर 2 पे श्रीलंका और नंबर 3 पे आर्मेनिया भारत से हथियार प्राप्त करते हैं। तो भारत से हथियार प्राप्त करने वालों की लिस्टिंग पूछी जाए तो म्यांमार, श्रीलंका और आर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 इसको देख लेते हैं। तो ये 10वां संस्करण था। इसे यूएस के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक कितनी? तो 43 प्राप्त हुई है। शीर्ष वाले में यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, स्वीडन है, फ्रांस है। तो ये शीर्ष वाले ध्यान रखिएगा, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस को स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात कर लेते हैं। 2021 इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता। 180 देशों को शामिल किया गया था। शीर्ष देशों में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये 3 देश हैं जिनको प्रथम स्थान पर रखा गया है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इनको संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे ही हैं। और इसमें अंतिम स्थान पे स्वीडन यानी कौन है? सूडान है। तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये प्रथम स्थान पे हैं। अंतिम स्थान पे सूडान को इसमें रखा गया। और भारत की जो रैंकिंग रही है वो भारत मालदीव के साथ यानी 85। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है 85 रही है, मालदीव की भी रही है। शीर्ष में तो डेनमार्क, स्वीडन और न्यूजीलैंड ये प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुए हैं। अंतिम स्थान सूडान को प्रदान किया गया है। इसके अलावा दुर्गा पूजा ये आपकी चर्चा में थी। तो दुर्गा पूजा ये मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य कौन कौन से शामिल किए गए थे? तो 3 ये ध्यान रखिएगा 2008 में शामिल किए गए थे, जिसमें रामलीला और उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और उसके बाद कुट्टियम यानी जो केरल का होता है कुट्टियम, उसको 2008 में 3 को शामिल किया गया था। रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, उसके बाद फिर कुट्टियम। 2009 में रम्मन उत्तराखंड का शामिल किया गया और 2010 में 3 को शामिल किया गया फिर से। कौन? मुडियट्टू, कालबेलिया, छऊ। मुडियट्टू, कालबेलिया ये राजस्थान का है। छऊ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य किया जाता है। तो राजस्थान का कालबेलिया, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का छऊ इसमें शामिल किया गया और मुडियट्टू केरल का मुडियट्टू इसमें शामिल किया गया है। तो 2008 के 3 रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, उसके बाद कुटियट्टम, 2009 का उत्तराखंड का रम्मन, 2010 के 3 मुडियट्टू, कालबेलिया, छऊ। तो ये हो गया 10 तक। अब 10 के बाद आइए 2012 में कौन? लद्दाख
में बौद्ध मंत्रोच्चार को 2012 में शामिल किया गया और जो संकीर्तन होता है मणिपुर का संकीर्तन इसको 2013 में शामिल किया गया है। तो 2012 में लद्दाख का मंत्रोच्चार और 2013 में संकीर्तन और 2014 में जो पंजाब में ठठेरों के द्वारा बर्तन व पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं इसको रखा गया था। तो ठठेरों द्वारा तांबे व पीतल के बर्तन को 2014 में शामिल किया गया। तो 2012 में लद्दाख में बौद्ध मंत्रोच्चार, 2013 में संकीर्तन यानी कीर्तन से तीन बन रहा ये, तो ये संकीर्तन 2013। ऐसे आप कुछ लॉजिक लगा के याद कर सकते हो। ठठेरों द्वारा तांबे और पीतल के बर्तन को 2014 में शामिल किया गया। योगा और नवरोज, योगा को कैसे, योग को आपको रोज रोज करना चाहिए, तो रोज से आपका क्या बजाएगा, यानी योगा व नवरोज ये दोनों कब, यानी 2016 में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया है। 2016 में योगा व नवरोज को शामिल किया गया। नवरोज जो पारसी समुदाय होता है उसका एक यानी नववर्ष का के अवसर पर ये मनाया जाता है। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया और अब लेटेस्ट कौन है, दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया है। तो ये लिस्टिंग आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले 2008 में हमने 3 बताया, रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, उसके बाद कुट्टियम, उसके बाद 2008 के बाद 2009 में केवल एक है, रम्मन उत्तराखंड। रम्मन उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड ऐसे लिखिए, ये 9 बन जाएगा। तो 2009 में उत्तराखंड का कौन, रम्मन है। उसके बाद आइए 2010 में 3 को शामिल किया गया, यानी केरल का मुडियाट्टू, छऊ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का छऊ और राजस्थान का कालबेलिया, ये 3 हो गए। लद्दाख का यानी बौद्ध मंत्रोच्चार 2012 में शामिल किया गया। संकीर्तन असम का यानी संकीर्तन है ये आपका पूर्वोत्तर भारत का, इसको 2013 में शामिल किया गया। और ठठेरों द्वारा बर्तन पे जो कारीगरी की जाती है, ठठेरों द्वारा पीतल व तांबे के बर्तन पर, तो उसको 2014 में शामिल किया गया। और योगा व नवरोज को 2016 में शामिल किया गया। और लास्ट में कुंभ मेला 2017, दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया। कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना तो इनका क्रोनोलॉजी भी आपका पूछ सकता है कि इनको शामिल करने के क्रम में लगाइए। हमने सारी चीज़ें आपको बता दी है, अब आपको इसको ध्यान से रिवाइज कर लेना। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो 2021 का जो पर्सन ऑफ द ईयर है उसमें एलन मस्क को घोषित किया गया है। 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर ये किसको, तो ये एलन मस्क कौन है, स्पेस एक्स के यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसके अलावा इसी फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा हीरोज ऑफ द ईयर मिराकल वर्कर्स को जारी किया गया। एंटरटेनर ऑफ द ईयर ये रोड्रिगो, ये लास्ट नाम याद रखिएगा, रोड्रिगो यानी यूएसए की गायिका हैं और रोड्रिगो, इनको एंटरटेनर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर इसी पत्रिका के द्वारा यानी टाइम्स पत्रिका के द्वारा जारी किया गया है। अगला वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 की बात करें तो ये फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी किया गया 18वां संस्करण था। इसमें अमेजन के जो संस्थापक हैं यानी अमेजन के जेफ बेजोस की पत्नी जो पूर्व पत्नी थी जिनका नाम था मैकेंजी स्कॉट, इनको प्रथम स्थान दिया गया। इसके अलावा कमला हैरिस इनको सेकंड स्थान, क्रिस्टीन लेगार्ड को थर्ड स्थान दिया गया। और सबसे युवा अगर कैटेगरी में देखा जाए तो टेलर स्विफ्ट जो अमेरिका की 32 साल की हैं, इसमें मोस्ट पावरफुल महिला में रखा गया है। सबसे उम्र दराज अगर महिला की बात किया जाए तो सबसे उम्र दराज महिला में इसमें एलिजा, ध्यान दीजिएगा, एलिजा को रखा गया जो 90 यानी एलिजाबेथ सेकंड जो यूनाइटेड किंगडम की एलिजाबेथ सेकंड हैं, 95 वर्ष की उस महिला यानी इनको इसमें शामिल किया गया है। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में निर्मला सीतारमण
37 स्थान पे, रोशनी नाडर 52 स्थान पे, किरण मजूमदार 72वें स्थान पे, और उसके बाद फाल्गुनी नायर ये कितने 88 स्थान पे इनको रखा गया है। अगला, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई, यानी विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तेल अवीव। इंपॉर्टेंट है, इजराइल का तेल अवीव ये विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। उसके बाद पेरिस जो फ्रांस और सिंगापुर इनका स्थान आता है, दूसरे स्थान पे हैं। और सबसे सस्ता शहर में जाना हो तो आप दमिश्क की यात्रा कीजिए, दमिश्क इस मामले में सबसे सस्ता शहर है। अगला, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 जारी किया गया, और इस लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 में नंबर 1 पे डेनमार्क रहा, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे स्वीडन, नंबर 4 पे फिनलैंड रहा है। भारत की इसमें लेगाटम वाले ध्यान रखिएगा, इस टाइप के जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं वो इंडेक्स ऑफ पीसेस में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ? 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले 103वां स्थान यानी प्राप्त हुआ था 2020 वाले में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 ये जर्मन वॉच और कैन और इसके बाद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन 3 लोगों के द्वारा ये जारी किया गया, और ये 17वीं बार यानी 17वां संस्करण है। और इसमें 1, 2, 3 शुरू के 1, 2, 3 एक कोई भी देश इसमें नहीं काबिज हो पाया, एक खाली हैं। और चौथे स्थान पर डेनमार्क इसमें प्राप्त हुआ, और इसमें कजाकिस्तान लास्ट 64 स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि इसमें भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 10वें रैंक पे भारत को इसमें प्रदान किया गया है, भारत 10वें स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 ये कितना 16वां संस्करण था। कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेस्ट हंगर लिफ किसके द्वारा? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो इस बार की थीम ये ध्यान रखिएगा, थीम अगर पूछे तो हंगर एंड फूड सिस्टम इन कन्फ्लिक्ट सेटिंग विषय पर यानी के नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा जो हंगर है, भूखमरी है, भूखमरी वो अफ्रीका में है, नंबर 2 पे दक्षिण एशिया में है। सबसे खराब अगर देश पूछा जाए तो भूखमरी के मामले में सोमालिया सबसे खराब है, भारत इसमें 101वें स्थान पे है। भारत की रैंक कितनी? 101वां। स्कोर कितना है? 27.5 भारत का क्या है? स्कोर है। इसके पहले 2020 में भारत 94 स्थान पे था। अगला, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इस बार की जो थीम थी क्या थी? थीम देख लीजिए, ट्रैकिंग इनोवेशंस थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। इसमें नंबर 1 पे कौन? स्विट्जरलैंड रहा है, नंबर 2 पे स्वीडन रहा है। तो नंबर 1 पे नवाचार सूचकांक में पूछा जाए तो कौन? स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन, नंबर 3 पे अमेरिका, नंबर 4 पे यूके, यानी यूके का मतलब हुआ कि कौन? यूनाइटेड किंगडम रहा है। भारत की रैंक इसमें कितनी? 46 रही है भारत की रैंक। अगला, भारत के द्वारा किगाली संशोधन को रेटिफाई किया गया, इसको समर्थन दे दिया गया। और ये किससे संबंधित है? किगाली अमेंडमेंट ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस यानी ओजोन क्षयकारी पदार्थ के निस्तारण से संबंधित है, कि फेज आउट से संबंधित है। और ये 6ठी बार इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। ये लागू कब से हो गया है? 1 जनवरी 2019 से लागू हो गया है। इसमें भारत के द्वारा 4 फेजेज में क्या किया जाएगा? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है इसको इसमें कटौती की जाएगी। और कितनी कटौती होगी? 2022 से 4 फेजेज में भारत इसमें कटौती करेगा। ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। तो 2032 में भारत कितने 10% की कटौती करेगा, 2037 में 20% की कटौती करेगा। 5-5 साल आप ऐड करते जाइए। और इसमें क्या है, यानी इसको ऐड यानी 10% इसमें इंक्रीज हो रहा। 2032 में 10% की कटौती, 2037 में 20% की कटौती और 2042 में कितने? तो 30% की कटौती। इन तीनों को प्लस करो, 30, 20, 50, 1, 60 60% यानी ये कटौती क्यूमुलेटिव
क्यूमुलेटिव अगर देखा जाए तो 60% की हो जाएगी, लेकिन 2047 में भारत के द्वारा टोटल मिला करके यानी जो कटौती की जाएगी वो 85% 2047 तक पहुँचते पहुँचते यानी ये कटौती की जाएगी। तो ये 85% 2047 तक टोटल कटौती। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ये किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये कब से जारी किया जा रहा, 2007 से जारी किया जा रहा। इस बार ये 15वां संस्करण था और इसमें 63 देशों को शामिल किया गया। और सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है, आइसलैंड है। नंबर 1 पे आइसलैंड है। भारत इसमें कौन है, यानी 135 जो भारत का स्कोर इसमें प्राप्त हुआ है। अगला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो एक प्रकार का एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, उसके द्वारा जारी किया गया। और इसमें लगातार 5वीं बार कौन, नॉर्वे शीर्ष स्थान पे रहा है। सर्वाधिक अनुकूल महाद्वीप कौन, यूरोप हुआ। अमेरिका को बताया गया पत्रकारिता के मामले में। भारत की इसमें रैंक 142 प्राप्त हुई है और 2020 में भी भारत की रैंक 142 थी। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020-21 में भारत की सेम रैंक रही है 142। अगला ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। 156 देशों को इसमें शामिल किया गया और पहली बार इसमें 3 देश आए हैं। इसका मतलब इसके पहले 153 देश इसमें शामिल थे। 3 देश कौन है, एक तो अफगानिस्तान है, दूसरा गुयाना है, तीसरा नाइजर है। तो 3 नए देशों को इस बार शामिल किया गया, अफगानिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, नाइजर और गुयाना। अब बात आती है कि ये फुल जेंडर पेरिटी अभी तक कोई भी देश नहीं प्राप्त कर पाया है। शीर्ष इसमें कौन देश हैं, आइसलैंड है, फिनलैंड है। नंबर 1 पे आइसलैंड, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे नॉर्वे, नंबर 4 पे न्यूजीलैंड, नंबर 5 पे स्वीडन प्राप्त हुआ है। सबसे खराब प्रदर्शन की एक बात किया जाए तो 156वें स्थान पे अफगानिस्तान रहा, फिर यमन और उसके बाद इराक रहा है। अब बात करें भारत की कितनी, तो भारत जो 2021 में रैंक प्राप्त किया है वो कितनी है, 140। इसके पहले की अगर रैंक की बात किया जाए तो भारत की जो रैंक थी इसके पहले भारत में कितने, यानी 28 अंकों की भारत में गिरावट देखी गई है। 28 का मतलब हुआ कि इसके पहले भारत की 112 इसमें रैंक थी। तो क्योंकि 112 प्लस 28 करोगे तो 140 आपका हो जाएगा। अगला कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, ये लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता। किसके द्वारा जारी किया जाता, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। 6 संकेतक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से संकेतक हैं, कन्फर्म्ड केसेज, दूसरा कन्फर्म्ड डेथ, तीसरा कन्फर्म्ड केस पर मिलियन पीपुल, उसके बाद कन्फर्म्ड डेथ पर मिलियन पीपुल, उसके बाद कन्फर्म्ड केसेज एज ए प्रपोर्शन ऑफ टेस्टेड, और लास्ट वाला है टेस्ट पर 1000 पीपुल। यानी ये आपकी हैं, इसके आधार पे जारी किया जाता। और इसमें नंबर 1 पे भूटान, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे ताइवान, नंबर 4 पे थाईलैंड, नंबर 5 पे साइप्रस को स्थान दिया गया है। भारत की रैंक इसमें कितनी है, 87। अगला अब इसमें कुछ जो हाल फिलहाल में सम्मेलन कन्वेंशन हुए, आयोजन हुए, उनका हम देख लेते हैं। तो इसमें कौन, 5वां बिम्स्टेक जो सम्मेलन हुआ, बिम्स्टेक, ये 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की गई। और 2022 की जो थीम रखी गई है वो क्या है, ध्यान रखिएगा, ये है टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल, ये थीम ध्यान रखिएगा। और इसमें जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, ढाका में है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला फर्स्ट इंडिया कंट्रोल एशिया समिट, फर्स्ट इंडिया सेंटर्ड, ये सेंटर्ड है, फर्स्ट इंडिया सेंटर्ड एशिया समिट हुई, चूँकि पहली बार हुई है, यानी सेंट्रल एशिया समिट पहली, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुई, इसलिए पूछा जा सकता है इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई। और इसके अंतर्गत
दिल्ली डिक्लेरेशन भी जारी किया गया है और प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका क्या होगा, सम्मेलन किया जाएगा। और इसमें 5 कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद आपका तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद आपका कौन, 2 यानी 5 जो तान हैं, इन 5 तानों को यानी सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता है। कजाकिस्तान जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री भी है, भू आबद्ध देश भी है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आपका तुर्कमेनिस्तान के बाद ताजिकिस्तान और एक और देश बच रहा, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किर्गिस्तान। ये 5 देश हैं जिनको सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला 4th इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये 2022 में इसकी वर्चुअल माध्यम से मीटिंग की गई। 108 देशों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। इसकी पहली मीटिंग 2018 में ग्रेटर नोएडा में हुई थी, सेकंड मीटिंग 2019 में नई दिल्ली में और 2020 में वर्चुअल माध्यम से 2020 जब से कोविड-19 आया तब से इसका वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया है। अगला 21वां एससीओ सम्मेलन का आयोजन किया गया और कहाँ, ये दुशांबे, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ और ये हाइब्रिड मोड में किया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में किया गया। इसकी अध्यक्षता एमोमली रहमान जो दुशांबे यानी ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वो उपस्थित थे। भारत को अगर बात किया जाए तो इसमें सदस्यता 2017 के अस्ताना सम्मेलन में मिली थी। अस्ताना में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत व पाकिस्तान एज मेंबर शामिल हुए थे। अभी जो सम्मेलन हुआ इसमें ईरान को भी शामिल कर लिया गया। तो टोटल इस प्रकार इसमें मेंबर की संख्या कितनी हो गई है, 8 से 9 हो गई है। अगला 13वां ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में इंडिया के द्वारा की गई और इंडिया 2012-16 यानी इसके पहले 2 बार और अध्यक्षता कर चुका। तो 2021 में यानी इंडिया के द्वारा ये तीसरी बार थी जो अध्यक्षता की गई है। मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसमें सेकंड टाइम पार्टिसिपेट किया गया है। थीम की बात किया जाए तो ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये इस बार की थीम रखी गई है। अगला इसी के अंतर्गत न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी जारी किया गया है। अगला यानी 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी G7 शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ, ये कार्बिस बे कार्नवाल यानी यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया और थीम जो रखी गई थी बिल्ड बैक बेटर, ये थीम रखी गई थी। इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में 4 देशों को बुलाया गया था जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ये 4 देश को एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। 2019 की मीटिंग की बात किया जाए तो इसमें कहाँ, ये बियारिट्ज फ्रांस में हुई थी और इसमें भारत को गुडविल पार्टनर के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा कुछ वन लाइनर टाइप के फैक्ट, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। तो ये पूछ लेगा क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति हैं हंगरी की, तो ये कौन है, कैटलिन नोवाक। हंगरी यूरोप का एक देश है। हंगरी की राजधानी आप लोग बताइएगा क्या है और किस नदी के किनारे स्थित है। अगला मोरक्को में संसदीय चुनाव हुए और उसमें अजीज अखनौच प्रधानमंत्री यानी ये बनेंगे और इनकी जो पार्टी का नाम है वो RNI है, यानी नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से इनकी पार्टी को जाना जाता है। अगला जाम्बिया की जो राष्ट्रपति कौन, हकैंडे हिचलेमा, ये जाम्बिया के राष्ट्रपति यानी के रूप में चुनाव जीते हैं। ईरान के राष्ट्रपति 8वें बार राष्ट्रपति अमातुल्ला सैयद इब्राहिम राइसी यानी 8वें राष्ट्रपति है, ना कि 8वीं बार। तो ये 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। राइसी ईरान के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला सीरिया के कौन, बशर अल असद। उसके बाद जिबूती के इस्माइल उमर गुएलेह को बनाया गया है।
माउंट, अब कुछ अन्य घटनाओं की बात किया जाए तो माउंट मेरापी ये कहाँ, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। इसी प्रकार माउंट सिनाबुंग या सिनाबंग इंडोनेशिया के सुमात्रा, ये जावा पे हुआ। माउंट मेरापी जावा पे और माउंट सिनाबंग ये इंडोनेशिया के सुमात्रा पे हुआ है। अगर सुमात्रा की बात या इंडोनेशिया की बात किया जाए तो रिंग ऑफ फायर में आता। यहाँ 75% ज्वालामुखी व 90% भूकंप घटनाएं घटित होती हैं। ट्रांसफ़र के मामले में जो दीर्घावधि पूंजी यानी अभिलाभ पर अधिभार की उच्चतम सीमा है, ये कितने बजट 2022-23 में कितने परसेंट, 15% निर्धारित की गई। अगर आपको गेस तुक्का भी लगाना हो तो मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया 15% की तरह रखी गई, तो ना भी आता हो तो 15% आप तुक्का लगा सकते हैं। अगला, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में 2021-22 प्रस्तुत की गई और उसमें 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बताया गया, 7.3% भारतीय अर्थव्यवस्था का संकुचन यानी देखने को मिला है। जबकि 2021-22 में कितना अनुमान है, 9.2% इस समीक्षा में बताया गया। और 2022-23 में कितना, 8 से लेकर के 8.5% होगा। वहीं विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में 8.7%, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 7.5% बताया गया है। जनवरी 2022 में जो IMF के द्वारा यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, तो पहला यही क्वेश्चन बनेगा, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता, तो IMF जारी करता है 2022। इसमें क्या बताया गया, इसमें 2021-22 हुआ, 22-23 में बताया गया 9% अर्थ यानी भारत की क्या रहेगी, ग्रोथ रेट रहेगी। 2023-24 में 7.1% रहने वाली है। अब इसमें कुछ अन्य समीक्षा में बात कर लेते हैं। कृषि की वृद्धि दर कितनी रही है, सेवा की कितनी रही है, उद्योग क्षेत्र की कितनी रही है। अगर इसमें कृषि की वृद्धि दर की बात करें तो 2020-21 में 3.6%, 2021-22 में 3.9% होने का अनुमान व्यक्त किया गया। तो 2020-21 में कितनी रही है, तो 2020-21 में 3.6% रही है। जबकि 2021-22 में जो अनुमान व्यक्त किया गया है वो कितने परसेंट व्यक्त किया गया है, तो ये 3.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब इसमें सेवा क्षेत्र की बात किया जाए तो सेवा क्षेत्र जो 2020-21 में रहा है वो 8.4% रहा है। कितना रहा, 8.4% क्या रहा है, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रही है। जबकि उद्योग की 7% रही है, यानी 7% रही है। लेकिन अब इसका जो अनुमान व्यक्त किया गया है, यहाँ आपको चिन्ह लगा माइनस में दिख रहा होगा, -8.4% और -7% रहा है। जबकि 2021-22 में इसका जो अनुमान व्यक्त किया गया वो 8.2% और उद्योग का 11.8% यानी अनुमान व्यक्त किया गया है। PCI की बात किया जाए यानी पर कैपिटा इनकम, वर्तमान कीमतों पर जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितनी व्यक्त की गई 2021-22 में, वो 15, यहाँ देखिए 1,50,326 रुपये, 1,50,326 रुपये ये वर्तमान कीमत पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें 16.7% की क्या हुई है, पिछले सालों की तुलना में वृद्धि हुई है। वहीं स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम की बात किया जाए तो ये 93,973 रुपये हो जाता है और इसमें 8.4% की वृद्धि कुल मिला के दोनों स्तर पर वृद्धि हुई है। अब इसमें कुछ अन्य यानी GDS यानी ग्रास डोमेस्टिक सेविंग्स क्या रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो 2018-19 में 30.6% रही है। ग्रास यानी सकल घरेलू बचत जो 2018-19 में रही वो 30.6% रही, जिनमें घरेलू 19.3%, निजी निगम क्षेत्र का 10.6%, सार्वजनिक निगम का बहुत कम रहा है यानी 0.7% रहा है। तो ये 30.6% रहा। 2019-20 में देखा जाए तो 31.4% रहा है यानी इंक्रीज हुआ।
जिनमें से ये घरेलू वाला 19.6%, निजी निगम वाला 10.7%, सार्वजनिक निगम वाला 1.1% यानी रहा है। अब कुछ उत्पादन की बात कर लेते हैं। 2020-21 में फसल उत्पादन में क्या क्या किसकी क्या रैंक रही है। तो चावल उत्पादन में आपको पता है नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, नंबर 2 पे यूपी है, नंबर 3 पे पंजाब है। तो ये पहले से भी याद होगा, चावल में पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे कौन है, पंजाब है। लेकिन प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में पूछे पंजाब नंबर 1 पे हो जाएगा। अगला इसमें गेहूं की, अगर गेहूं की बात किया जाए तो गेहूं में नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे एमपी है, नंबर 3 पे पंजाब है। तो गेहूं में नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे एमपी, यूपी एमपी फिर पंजाब। उसके बाद मक्का उत्पादन की बात की जाए तो मक्का कर्नाटक यानी कर्नाटक है, फिर नंबर 2 पे एमपी है और एमपी के बगल ही महाराष्ट्र। तो मक्का के उत्पादन में कौन है, मक्का के उत्पादन में कर्नाटक है। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे एमपी है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। तो इस चूँकि ये अलग है तो ये ध्यान रखिएगा ना, मक्का उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे एमपी, नंबर 3 पे कौन है, महाराष्ट्र है। मोटे अनाज की बात किया जाए तो नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। ये मोटे अनाज में है। दालों में बात किया जाए तो दालों में नंबर 1 पे एमपी है और नंबर 2 पे राजस्थान है और नंबर 3 पे कौन है, महाराष्ट्र है। तो ये आपका दालों में है। कुल खाद्यान्न उत्पादों में कौन है, तो वही जो शुरू में बताए थे, यूपी एमपी यानी गेहूं वाला, यूपी एमपी और पंजाब वाला। गेहूं उत्पादन या कुल उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन दोनों एक जैसे राज्य हैं, यूपी एमपी पंजाब। मूंगफली में, मूंगफली उत्पादन में नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे तमिलनाडु रहा है। तो मूंगफली उत्पादन में गुजरात, कौन अगला, राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु की रैंक रही है। सोयाबीन में महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी, फिर राजस्थान, ये याद होगा। तो इसमें कौन है, महाराष्ट्र है, एमपी है, उसके बाद आपका सोयाबीन में राजस्थान है। कुल तिलहन में अगर बात किया जाए तो राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी ये तिलहन उत्पादन में है। गन्ना उत्पादन में यूपी है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है और नंबर 3 पे कर्नाटक है। तो गन्ना उत्पादन में कौन है, नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद तेलंगाना। कपास में कौन है, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना। जूट उत्पादन में कौन है, नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे असम। जूट में पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पे कौन, बिहार और नंबर 3 पे असम रहा है। उसके बाद रेपसीड और सरसों उत्पादन में राजस्थान, नंबर 2 पे एमपी, नंबर 3 पे हरियाणा। चना उत्पादन में एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। और अरहर उत्पादन में कौन रहा, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना रहा है। फैक्चुअल है लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा। उसके बाद शीर्ष आयात वस्तुएं, भारत जो आयात करता है, मंगाता है, उसमें पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, उसका नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे गोल्ड है और नंबर 3 पे पेट्रोलियम उत्पाद है, नंबर 4 पे कीमती मोती, कीमती अर्ध कीमती जो पत्थर होते इनका करता है। निर्यात के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत आयात कहाँ कहाँ से करता और निर्यात किसको करता है। भारत आयात सबसे ज़्यादा चीन से करता, यूएई से करता, यूएसए से करता, सऊदी अरब और इराक है, ये आयातक देश हैं। निर्यातक में यूएसए है, यूएई है, चाइना है, बांग्लादेश है, हांगकांग, ये किसमें है, निर्यातक देश हैं। शीर्ष निर्यातक वस्तुओं की बात किया जाए तो पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती अर्ध कीमती जो पत्थर है, मोती हैं, ये दूसरे स्थान पे है। तीसरे लौह एवं इस्पात उत्पाद हैं और चौथे नंबर पे ड्रग फार्मुलेशन व बायोलॉजिकल जो हैं। उसके बाद सोने से बने हुए आभूषण ये अगले स्थान पे हैं। अब इसमें बिहार के द्वारा 7 निश्चय जारी किए गए, जिसे 7 निश्चय 2 के नाम से जाना गया है। इस 7 निश्चय कौन कौन है इसको देख लीजिए। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये नंबर 1 पे है, यानी युवा शक्ति है। दूसरा सशक्त महिला है, सक्षम महिला, सशक्त महिला, तो आप कीवर्ड उठा लीजिए, युवा शक्ति यानी युवा को शामिल किया गया। दूसरे नंबर पे कौन है, महिला, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव यही होती है,
तो 2 तो यहाँ से याद हो गए। युवा शक्ति आगे भूल जाइए क्या है, वो आप ऑप्शन देख के लगा देंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, 2 हो गए। अब आइए अन्य यानी सिंचाई, हर खेत को सिंचाई, तो ये क्या हो गया अगला, ये तीसरा इसमें हो गया, सिंचाई को शामिल किया गया। उसके बाद शहर कैसा हो, स्वच्छ शहर अगला इसमें, यानी खेत के साथ शहर को भी, गांव में खेतों में सिंचाई हो और शहर कैसे हों, स्वच्छ हों, ये 4 हो गए। यानी महिला, उसके बाद युवा, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद फिर क्या हो गया, यानी चौथा आपको बताई दिए स्वच्छ शहर। अब 2 बचे हैं और 2 कौन हैं, यानी ये कितने हो गए, ये आपके 5 हो गए और 5 के बाद आपके कौन बचा, तो यहाँ 5 ये हो गए थे। यानी सुलभ संपर्कता, कनेक्टिविटी अच्छे से हो, यानी एक्सेसिबल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आसानी से पहुंच होनी चाहिए, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की भी, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का भी इसमें एडिशनल हेल्थ सर्विसेज की भी बात की गई है। तो 7 ये निश्चय हैं, बिल्कुल आसान। आप ये मान के चलिए इस बार एक क्वेश्चन जो बिहार पीसीएस का देने जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आउट है, आएगा ही आएगा। तो 7 निश्चय ये कौन कौन से हो गए, पहला हमने कहा युवा हो गया, दूसरा महिला हो गया, तीसरा सिंचाई हो गया, चौथा सिंचाई के साथ आपका गांव यानी शहर हो गए, 4 ये हो गए। 4 के बाद फिर आपका कौन हो गया, 4 के बाद सुलभ संपर्कता हो गया, उसके बाद फिर आपका स्वास्थ्य सुविधा हो गया, ये आपके टोटल कितने हो गए, 7 इसमें हो गए हैं। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे आइए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ये जारी किया गया। इसका शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को किया गया और मंजूरी मिली है 21 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, 15 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। कुल व्यय किया जाएगा इसके अंतर्गत 100 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की जो क्षमता इसमें निर्धारित की गई है, ये वर्तमान में 87.7 गीगावाट है। इसे 2024-25 तक 225 गीगावाट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बिजली उत्पादन क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क का उन्नतीकरण करके किया जाएगा और वर्तमान में जो 4.25 लाख सर्किट किलोमीटर है, इसको 2000 यानी 24-25 तक इंक्रीज करके जो वर्तमान का 4.25 लाख है उसको 4.54 लाख सर्किट किलोमीटर किया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पे जो वर्तमान में 17,000 किलोमीटर है, इसको डबल लगभग कर दिया जाएगा, यानी 17,000 से इंक्रीज करके 2024-25 तक 34,500 किलोमीटर में बिछा दिया जाएगा। 2027 तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें 6 पिलर को ध्यान में रखा गया। 6 पिलर्स आपसे पूछ सकता है कौन कौन से हैं, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। यानी ये सीपीओ सैड पहले होता था, तो आप वो सैड मानी दुखी है तो सीपीओ सैड। सी से आप हो जाएगा कंप्रेहेंसिवनेस, दूसरा प्रियरिटाइजेशन, ओ से ऑप्टिमाइजेशन। तो पहला कंप्रेहेंसिवनेस, दूसरा प्रियरिटाइजेशन, तीसरा ओ से ऑप्टिमाइजेशन और अगला एस से सिंक्रोनाइजेशन, अगला ए से एनालिटिकल और डी से आपका डायनामिक। ये कितने आपके 6 पिलर हैं सीपीयू सैड। याद रख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ लेगा कि 6 पिलर में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीएससी पहले भी पूछा है, आगे भी पूछता रहेगा। अगला नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसकी अनाउंसमेंट किया गया। जो केंद्रीय मंत्रालय व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इनकी परिसंपत्तियों के मोनेटाइजेशन के लिए इसे लाया गया है। तो इसका लक्ष्य 4 वर्षों के लिए रखा गया, 2022
से लेकर के 2025 तक, ये 4 वर्षों के अंतर्गत 6 लाख करोड़ रुपए का एग्रीगेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा, जिनमें किसकी हिस्सेदारी? रोड्स की 27%, रेलवे की 25%, बिजली की 15%, तेल एवं गैस पाइपलाइन तेल गैस की 8% और दूरसंचार की 6% की भागीदारी इसमें रहेगी। तो ये इसकी यानी इसमें टारगेट सेट किया गया है। तो रोड्स का 27, उसके बाद रेलवे का 25, बिजली का 15, तेल एवं गैस पाइपलाइन का 8%, दूरसंचार का 6% रखा गया है। इसके अलावा 6 लाख आएंगे, तो ये 6 लाख कहाँ कहाँ से आएंगे? तो रोड्स से मोनेटाइजेशन से पैसा जो प्राप्त होगा वो कितना होगा? 1,60,200 करोड़, रेलवे से 1,52,496 करोड़, बिजली ट्रांसमिशन से 45,200 करोड़, बिजली उत्पादन से 39,832 करोड़, उसके बाद नेचुरल गैस पाइपलाइन से 24,662 करोड़, दूरसंचार से 35,100 करोड़, वेयर हाउसिंग से 28,900 करोड़, उसके बाद खनन से 28,747 करोड़, उड्डयन क्षेत्र से 20,782 करोड़, बंदरगाह से 12,828 करोड़, उत्पाद पाइपलाइन से 22,504 करोड़, शहरी रियल एस्टेट से 15,000 करोड़, स्टेडियम से 11,450 करोड़ का टारगेट रखा गया। तो ये आप डाटा 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, ये PDF आपको मिल जाएगी। रिवाइज करके आप क्या कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। निबंध में या कहीं पर भी अलग से क्वेश्चन ये फैक्चुअल नेचर का भी बन सकता है। अगला, मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया गया, और ये संशोधन पहले आधार वर्ष इसका मजदूरी दर सूचकांक का 1963-65 था, इसको चेंज करके 2016 कर दिया गया। श्रम ब्यूरो के द्वारा, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसके अंतर्गत श्रम ब्यूरो है, उसके द्वारा इसका संकलन किया जाता है। कुल इसमें 37 उद्योगों को शामिल किया गया, जबकि इसके पहले 21 उद्योग शामिल थे। अगला, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क ये चर्चा में था। ये है क्या? ये फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम है, जिसे सितंबर 2021 में क्या किया गया? लॉन्च किया गया। यह अपने उपभोक्ताओं को अपनी वित्तीय रिकॉर्ड तक आसान पहुंच और यानी नियंत्रण इससे प्राप्त हो सकेगा। ये ओपन बैंकिंग की दिशा में पहला उठाया गया कदम है। अगला, वित्तीय समावेशन सूचकांक पूछ सकता है, किसके द्वारा? RBI के द्वारा जारी किया जाता। इसमें 0 से 100 तक के अंक यानी जारी दिए जाते हैं, जो 3 हैं। 35% सबसे ज़्यादा उपयोग के लिए 45%, पहुंच के लिए 35%, टोटल हो गया 80%, क्वालिटी के लिए 20%। तो ये 100% का ये क्लासिफिकेशन किया जाता। उपयोग के लिए 45, पहुंच के लिए 35, उसके बाद क्वालिटी के लिए 20%। बागवानी फसलें 2021-22 में कौन कितना रहा उसको देख लेते हैं। तो बागवानी फसल का कुल उत्पादन जो 2021-22 में रहेगा वो कितना व्यक्त किया गया? तो 333.3 मीट्रिक टन, और 2020-21 में कितना यानी ये था? तो 334.6 था, उसकी तुलना में कम है। फलों का उत्पादन की बात किया जाए तो 102.9 MT, इसके बाद 2020-21 में ये 102.5 MT था। उसके बाद सब्जियों का उत्पादन 199.9 MT, 2020-21 में 200.4 MT था। प्याज की 31.1 MT, 2020-21 में ये 26.6 MT था। आलू का उत्पादन 53.6 MT और 2020-21 में 56.2 MT था। 2022-23 के लिए MSP फसलों रबी की जो फसल होती है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को भारत सरकार के जो CACP है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसके द्वारा जो जारी किया जाता है वो जारी कर दिया गया, जिसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा की जाती है। तो इसमें गेहूं के लिए जो MSP जारी किया गया वो 2015 है, 40 रुपये की इसमें वृद्धि की गई। जौ के लिए 1635 रुपये, इसमें 35 रुपये की वृद्धि हुई। चना के लिए 5230 रुपये, 130 रुपये की वृद्धि की गई। मसूर के लिए 5500 यानी 400, और जो सरसों होता रेपसीड इसमें 400 की वृद्धि इसमें की गई, यानी 5050 रुपये हो गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया गया, जो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी किया जाता है। 4 इसमें पिलर हैं।
नीति के लिए 20%, व्यापार पारतंत्र के लिए 40%, निर्यात पारतंत्र के लिए 20%, निर्यात प्रदर्शन के लिए 20% के आधार बनाया जाता और 4 कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया। समूह ए में तटीय राज्य रखे गए, समूह बी में लैंड लॉक्ड यानी स्टेट रखे गए, समूह सी में हिमालयी राज्य और समूह डी में यूटीज को रखा गया। तो ओवरऑल की कैटेगरी में नंबर 1 पे गुजरात रहा, नंबर 2 पे महाराष्ट्र रहा, नंबर 3 पे कर्नाटक, नंबर 4 पे तमिलनाडु। ये शीर्ष के राज्य ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक, नंबर 4 पे तमिलनाडु। सबसे नीचे लक्षद्वीप अरुणाचल प्रदेश यानी समग्र में सबसे नीचे रहे। यूपी की इसमें रैंकिंग की बात किया जाए तो यूपी को ओवरऑल 6ठा रैंक इसमें प्राप्त हुआ और बिहार को 22वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लीड्स 2021 से किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें अर्नेस्ट व यंग LLP भी शामिल किया जाता है। और इसमें नंबर 1 पे गुजरात रहा, नंबर 2 पे हरियाणा, नंबर 3 पे पंजाब। गुजरात, हरियाणा, पंजाब इसमें रहे हैं। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट व हिमालयी राज्य के संदर्भ में बात किया जाए, जम्मू कश्मीर नंबर 2 पे सिक्किम, नंबर 3 पे मेघालय रहा। यूटीज में दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़ रहे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना है, इसमें 7 पार्कों की स्थापना किया जाएगा और ये 5F योजना पर आधारित है। उनमें कौन है तो ये आपके फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, ये इस पे थीम पे आधारित है। बजट 2021-22 से लेकर के इसे 2027-28 तक चलाया जाएगा। 4445 करोड़ इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट भी दिया जाएगा। ग्रीन फील्ड अगर कोई है तो उसमें प्रत्येक जो पार्क स्थापित किया जाएगा प्रधानमंत्री मित्रा पार्क, उसमें 500 करोड़ रुपये का, और जो ब्राउन फील्ड होगा तो 200 करोड़ का। इसके अलावा 30% का डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट भी प्रदान किया जाएगा। अगला, PFC को महारत्ना कंपनी का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में इस प्रकार जो महारत्ना कंपनी है उनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई है। इनमें कौन कौन है तो ये भेल है, BPCL है, CIL है, गेल है, IOCL है, NTPC है, ONGC है, शेल है, PGCIL है, HPCL है, उसके बाद PFC है। तो वर्तमान में जो महारत्ना कंपनी की संख्या 11 है और नवरत्न कंपनी की संख्या 13 है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन रहे तो तमिलनाडु, दूसरा यूपी, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। कौन कौन, तमिलनाडु, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रहे। अगर पूछा जाए सोर्सेज कंट्री कौन कौन रहे तो बांग्लादेश, USA। अगर विदेशी पर्यटक आए हैं वो किन राज्यों में गए हैं तो महाराष्ट्र, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे यूपी। 3 शुरू की याद कर लो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी। आगे आइए, उभरते सितारे कोष, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्योंकि इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में इसका गठन किया गया। MSME को ये बूस्ट करेगा। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज जो हैं, इसमें एग्जिम व सिडबी 2 बैंक इसमें हाथ मिलाए हैं। एग्जिम व सिडबी बैंक के द्वारा और 250 इसमें करोड़ इसकी लागत शुरुआती रखी गई। अगला, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 का जो इंडेक्स जारी किया गया, इसको स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया। इसमें 100 देश और 1000 शहरों को शामिल किया गया है। शीर्ष जो शहर है वो सैन फ्रांसिस्को है और भारत का सबसे अच्छा इसमें बेंगलुरु जो शहर है उसे 10वें स्थान पर रखा गया है। तो देशों में बात किया जाए तो USA, UK, इजराइल, कनाडा, जर्मनी ये देश रहे हैं। शहरों में बात किया जाए तो शहरों में सैन फ्रांसिस्को नंबर 1 पे, नंबर 2 पे न्यूयॉर्क, नंबर 3 पे बीजिंग, नंबर 4 पे लॉस एंजल्स, नंबर 5 पे लंदन को इसमें रखा गया है। तो 10वें स्थान पे बेंगलुरु, 14वें पे नई दिल्ली और 16वें स्थान पे मुंबई रहा है। यानी शीर्ष 20 शहरों में भारत के 3 शहर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कच्चे इस्पात का उत्पादन के मामले में जो 2021 के अंतर्गत वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे
भारत है और नंबर 3 पे जापान है। स्टील के उत्पादन में इनका स्थान विश्व में चीन, भारत, जापान। अगला इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई और ये 9th एडिशन है। इसमें वीवाक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे के द्वारा जारी किया गया और ऑल जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो 45.9% 2021 में, 22 में 46.2% रहेगी। हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले जो शहर हैं महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे यूपी है, नंबर 3 पे केरल है, नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 5 पे कर्नाटक है। शहरों में बात किया जाए तो पुणे है, लखनऊ है, त्रिवेंद्रम है, कोलकाता है, बेंगलुरु है। तो ये यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा।